हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी जो हमारी है। सभी ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक है सामाजिक विज्ञान के नाम से आती है। भूगोल विषय से जुड़ी हुई है। ये कक्षा 6 की बुक है जिसमें बुक का नाम है पृथ्वी और हमारा आवास। इसके तहत हम कई सारे चैप्टर्स, मूलतः 8 चैप्टर हैं इसमें। उन 8 चैप्टरों की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चलिए, ये आ गया। तो इनमें से सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश, देशांतर की बात हम करेंगे। पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, और साथ ही साथ भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो किसी कॉम्पिटिशन्स के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो जहां भूगोल विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको मिलता है, ये आपके लिए एक बेस तैयार करता है। और यहाँ से प्रश्न, जो बेसिक प्रश्न होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो कई बार होता है कि कुछ जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हमारी जो मानक टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मुख्यतः आयोग जो प्रेफर करता है वो एनसीईआरटी को मानता है। तो एक तो ये ऑथेंटिसिटी हो गई। दूसरा, आप स्टार्टिंग में किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके बेस से शुरुआत करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की शुरुआत हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से करेंगे। फिर हम 7, फिर 8, फिर इस तरह से 9, 10 और 12 तक की बुक्स का पार्टिकुलर एक एक करके डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज ये बुक में है, तो किसी में हो सकता है वीडियोस का अप एंड डाउन हो जाए। हाँ, कोशिश करेंगे कि एक वीडियोस में ही समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा शायद पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी चलिए, सौरमंडल में पृथ्वी का पहला चैप्टर हमारा है, यहाँ पर दिया गया है। एनसीईआरटी की एक खास बात है कि सभी बुक्स में जो है आपको, जितनी भी बुक एनसीईआरटी की है सब में जो है उद्देशिका निहित होती है, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, जो शब्द है ये कब जोड़ा गया, एक तो ये पूछा जाएगा। दूसरा, आपसे कई बार ये प्रेम्बिल ही पूछ ली जाती है। फिर राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये दो शब्द इस तरह से संविधान में जोड़े गए थे, और इन दोनों शब्दों को कब जोड़ा गया ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए बता ही देते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धारा 2 के तहत जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है के स्थान पर, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या जोड़ गया, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पहले मूल संविधान में था। अब वर्तमान में संशोधन करके कर दिया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। दो शब्द जोड़ दिया गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक, और यहाँ पर संपूर्ण लगा दिया गया। ठीक, तो ये जोड़ा गया। इसके अलावा जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम धारा 2 के तहत ही जो है राष्ट्र की एकता के स्थान पर क्या जोड़ दिया गया, राष्ट्र की एकता के साथ साथ अखंडता शब्द भी जोड़ दिया गया। तो ये दो शब्द हैं जो जोड़े गए हैं, जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, बाकी कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है पॉलिटी में कि संविधान किस तारीख से संविधान सभा द्वारा जो है इसको अंगीकृत किया गया था, मतलब स्वीकृति मिली थी, तो 26 नवंबर 1949 को मिली थी, जो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, अब हम बात करेंगे जो हमारे मूल सब्जेक्ट में जिसकी की हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से जो है एक ग्राफ दिया गया है। ये जो ग्राफ है इसमें ये दर्शाया गया है कि सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनका क्या स्थिति है। ठीक है, ये दिया गया है। ये आगे विस्तार से भी दिया गया है, इनकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। पहले समझते हैं सौरमंडल में पृथ्वी के विषय में। तो यहाँ पर एक छोटे डायग्राम के माध्यम से ये बताया गया है कि सूर्य क्या है, बीच में है। इसी कॉन्सेप्ट को, जो सूर्य बीच में है, इसी को हम हेलियोसेंट्रिक संकल्पना बोलते हैं, हेलियो सेंट्रिक। ठीक है, या हेलियो केंद्रीय परिकल्पना जो है बोलते हैं, जो कापरनिकस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कापरनिकस के द्वारा ये संकल्पना प्रतिपादित हुई थी।
तो सूर्य को केंद्र में माना गया, उसके बाद सभी ग्रह जो है इसके सभी ग्रह और उपग्रह जो है क्या है, सूर्य के चक्कर लगाते हुए फिर बाद में ये बताया गया कि जो वर्तमान में सबसे सटीक माना गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके विस्तार से। जहां जहां इंपॉर्टेंट लाइन आएगी हम उसे हाईलाइट कर देंगे, आप समझते रहिएगा, जानते रहिएगा एक एक चीज। ठीक, सूर्यास्त के बाद जैसे कि ये कहा कि हम आसमान में देखें तो हम बहुत सारे एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है, जैसे ही रात होती है तो हम जानते हैं कि इनकी संख्या इतनी हो जाती है कि हम काउंट नहीं कर पाते। ठीक, ये छोटे छोटे जो चमकदार वस्तुएं हमें आकाश में दिखाई देती हैं, बेसिकली इनके बारे में बताया है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होती हैं। ठीक, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। ठीक, इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग समय पर अलग आकार अलग स्थिति में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं और 15 दिन के बाद इन्हें नहीं देखा जा सकता। यानी 15 दिन में पूर्णिमा और 15 दिन में अमावस्या की स्थिति हमें देखने को मिलती है 1 महीने में। ठीक है, ऐसी रात्रि में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये बात बताई गई। ये तो बेसिक चीजें थी जो यहाँ पर आपको दिखाई गई। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं उन्हें हम खगोल पिंड कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु हो यदि रात में चमकते हुए वो दिखाई दे रही है तो उसे हम खगोल पिंड कहते हैं। और भी आगे चेंज करेंगे, इसके जो है खगोलीय पिंडों में भी अलग अलग तरह के पिंड होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, कुछ का आकार बड़ा होता है जैसे सूर्य हो गया, या अन्य जो सूर्य के समान सदृश जो है अन्य जो तारे हैं वो। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो जिनका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोल पिंडों को हम तारा कहते हैं। ठीक, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा, हमारे सौरमंडल का एक तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है, कौन है, सूर्य। तो ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। प्रश्न तो सिंपल है, सबके जहन में रहता है, लेकिन जब हम प्रश्न के रूप में इसे कंपटीशंस में देखते हैं तो एग्जाम्स में हम घबरा जाते हैं और आंसर्स कई बार गलत कर देते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे हमें दिखाई देते हैं, ये बात कही जा रही है। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने से वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। जी, ये अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज हमें कितना छोटा दिखाई देता है, इससे हम आभास लगा सकते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या होगी, सूर्य कितना बड़ा होगा। क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है कोई वस्तु छोटी हुए हमें प्रतीत होती है। रात के समय आसमान की ओर देखने पर तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखता ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जब इस तरह से ये नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर ये जो सप्तऋषि है, जो हमारा सबसे नजदीकी 7 तारों का एक समूह है जिसे हम सप्तऋषि तारे के नाम से जानते हैं। ये अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल का या बिग बियर इसी को कहते हैं, इसका क्या है, एक भाग है। ठीक है, इसका एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी भी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान की ओर अधिक तारों और ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाए। ठीक, ये बेसिकली कक्षा 6 के बच्चों के लिए है, तो ये शब्द लिख दिया गया है। उत्तर, यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण लाइन है, उत्तर तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है। क्या कहता है, उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान पाते हैं। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि जो है इसी ध्रुव तारे के माध्यम से जो नॉर्थ है, उत्तर का निर्धारण करते थे। ठीक, तो ये हमारे लिए एक सांकेतिक तारे के रूप में जाना जाता है। सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को हम देखेंगे। एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो आगे चलकर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे को इंगित करती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर दो तरह से जैसे ये दिया गया है,
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते, ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना हुआ है, ये याद रखें आप। ठीक, किससे बना है? प्लेनेटाइट शब्द से बना हुआ है, ग्रीक भाषा के। ठीक, परिभ्रमक अर्थात इसके चारों ओर, किसके चारों ओर घूमता है? सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है और यह अपनी संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्रकाश करता है। सौरमंडल के, इवन हम बात करें सौरमंडल के, तो सौरमंडल के जितने ग्रह हैं और उपग्रह हैं, उपग्रह वे सभी जो है सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह चंद्रमा की तरह चमकीली प्रतीत होती है। ठीक है, आगे अब देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है, हम छोटा कर देते हैं और चलिए थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस मैप को। अब समझ में, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक जो तारा ग्रह है वो है बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 58 डेज में क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। दूसरा हमारा ग्रह है शुक्र, जो सबसे नज़दीक दूसरा ग्रह है वो शुक्र है। तीसरा हमारा सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है पृथ्वी, और चौथा हमारा सबसे नज़दीक ग्रह है वो है मार्स। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति और मंगल के बीच में आप ये देख रहे होंगे कि आपको क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी दिखाई दे रही है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, या क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो जो मंगल है और बृहस्पति है, इन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। आपको एक चीज और बता दें, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, इसके बाद और इसके अंदर जो पट्टी है, इनमें जो 4 ग्रह पाए जा रहे हैं, जैसे बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है, मंगल है, ये सभी ग्रह ठोस हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को हम गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। ये ठोस रूप में पूर्णतः नहीं है, बल्कि किस रूप में है? एक गैसीय अवस्था में है। ठीक है, एक गैसीय अवस्था में है। इस तरह से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। दूसरा, कई बार प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि इन ग्रहों के क्या है, आसपास जो है रिंग्स पाए जाते हैं। बृहस्पति के पास भी, यूरेनस के पास भी और शनि के पास भी रिंग्स पाया जाता है। ठीक, शनि के पास 7 रिंग्स हैं, 7 छल्ले हैं, तो ये भी पूछा जाता है आपसे। अब इनके बारे में डिटेल से भी आगे मिलेगी वीडियोस, पहले समझते हैं इनको। ठीक, बुध के बारे में जानते हैं। बुध क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कुल 28 दिन लगाता है, जबकि इसे अपने अक्ष पर घूमने में 59 डेज लगते हैं। ठीक है, कितना डेज लगते हैं? 59 डेज लगते हैं। तो बुध के बारे में अगर पूछा जाए तो बुध क्या है? अपने अक्ष पर 59 डेज में रोटेट कर जाता है, घूम जाता है, जबकि सूर्य की जो परिक्रमा करने में उसे 88 दिन का समय लगता है। ठीक, वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण करता है और 250 दिन लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में, जबकि अपने अक्ष पर इसे रोटेट करने में, घूमने में 243 दिन लगते हैं। ये जो दिन है, ये जो समय है, ये पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के सापेक्ष जो है ये बात कही गई है। इसके बाद पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, जिसे हम वर्तमान समय में एक वर्ष बोलते हैं। ठीक, अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में इसे 1 दिन लगता है, यानी लगभग 24 घंटे इसे लगता है। ठीक, वहीं बात करें मंगल की। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में लगभग 687 डेज लगाता है। ठीक, वहीं
इसको अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन का समय लगता है, इसीलिए मंगल को पृथ्वी के सदृश ग्रहों में माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर के समान ही, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है इसलिए इसे पृथ्वी के सदृश माना जाता है। दूसरा, इस पर जीवन तलाश करने की बात की जा रही है। ठीक, इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डिमोस। फोबोस और दूसरा डिमोस। डिमोस लिख कर आएगा तो इस तरह से आपको प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आप बात करेंगे, ये तो जो ग्रह थे हमने बताया कि ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं, यानी इनका जो आकार है इनकी वो कैसा है, ये ठोस रूप में है। वहीं बात करें जो बाह्य ग्रह हैं, जो सूर्य से दूर स्थित हैं, बड़े आकार के हैं, लेकिन ये कैसे हैं, गैसीय रूप में हैं। और गैसीय रूप के साथ साथ कैसे हैं, ठीक। तो बृहस्पति इसमें सबसे बड़ा, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में इसका जो है एक 11 साल 11 महीने और दिन लगते हैं, लगभग कुल मिला के 12 साल माना जाता है। अपने अक्ष पर इसे घूर्णन करने में 9 दिन लगते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रह के का अपने अक्ष पे घूर्णन सबसे कम समय में हो जाता है। तो जिसका आकार जितना बड़ा होगा, इसका सिंपल सा फंडा है, जिसका आकार जितना बड़ा होगा वो अपने अक्ष पर उतने कम समय में रोटेट कर जाएगा, जबकि आकार बड़े होने के साथ साथ और दूरी अधिक होने के कारण जो है सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लगेगा। ठीक, तो सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी परिक्रमण गति में क्या होगा, समय बढ़ेगा। लेकिन सूर्य से जैसे जैसे नज़दीक ग्रह आएंगे तो सूर्य का परिक्रमण करने में उनको कम समय लगेगा। ठीक, तो प्रश्न 2 तरह से आपसे यहाँ बन सकते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय में कौन सा ग्रह अपना पूरा करता है चक्कर, और दूसरा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लगाता है सूर्य का चक्कर पूरा करने में। तो जो ग्रह सबसे दूर होगा उसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न अभी हम आपको बताते हैं, पहले इनको समझते हैं। हम शनि के बारे में देखते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने का समय लगाता है। वहीं बात करें इसे अपने अक्ष पर तो लगभग 10 घंटे 40 मिनट का समय लगाता है। कुल इसके चंद्रमा की बात करें तो 53 चंद्रमा यहाँ दिया गया है, जबकि लगभग कहीं कहीं अभी 83 82 इस तरह के जो है आपको आंकड़े मिल रहे हैं। पर आप इस चीज़ को मानकर चलिए कि वर्तमान समय में सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति के हैं या शनि के हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि किसके सबसे सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो अभी तक जो आयोग ने माना है वो सर्वाधिक उपग्रह शनि को माना है, लेकिन अगर हम कई बार डाटा देखते हैं तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह देखने को मिलते हैं। फिर भी हमें शनि लगाना है क्योंकि आयोग ने अभी तक शनि को ही सर्वाधिक उपग्रह के रूप में जाना है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है यूरेनस। यूरेनस की बात अगर हम करें तो यूरेनस जो हमारा है सूर्य के चारों ओर चक्कर इसका परिक्रमा करने में 84 साल का समय लगता है। वहीं अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लगाता है। वहीं कुल चंद्रमा की बात करें तो लगभग इसके 27 चंद्रमा हैं। वहीं नेपच्यून की बात करें जो सबसे दूर स्थित ग्रह है, जिसका परिक्रमा करने में 164 साल का समय लगता है। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं आपसे, इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। वहीं चंद्रमा की बात करें तो इसके लगभग 23 चंद्रमा हैं। ठीक, गैसीय और तरल रूप में कौन से ग्रह पाए जाते हैं, जो बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे
यहाँ पर सौरमंडल को एक बार देखेंगे। सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य के बारे में अगर हम पढ़ें तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, इसीलिए इसे हेलियोसेंट्रिक संकल्पना के नाम से हमने कहा कि पहले बताया। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य लगभग पृथ्वी से अगर बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहीं एग्जैक्ट कई बार डाटा मिलता है 1498 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, दूरी इसकी घटती बढ़ती रहती है। वो कैसे घटती बढ़ती है ये भी बताएंगे। चूंकि पृथ्वी जियोड के रूप में पाई जाती है, जो है बीच में चपटी है, तो परिक्रमण गति इसके थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। अब ग्रह की बात करें, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, जो हमने पहले आपको बताया। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये किस रूप में चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार के रूप में ये चक्कर लगाते हैं। इन्हीं जो दीर्घ वृत्ताकार ये पथ है, इनको हम कक्षा के नाम से जानते हैं। इनका जो है पथ कक्षा है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लगाता है। वहीं शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। हमने आपको मंगल बताया। मंगल पर जीवन तलाशी जा रही है, चूंकि वहां पर ऑक्सीजन की पुष्टि होने की संभावना लग रही है। अगर ऑक्सीजन होगा तो जीवन तलाशने में थोड़ा सा सरलता होगी। अभी तक प्लूटो की भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय IUCN द्वारा जो है इसको क्या कर दिया गया? बौने ग्रह के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक, अब बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में अगर देखें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसको भूआब कहते हैं। ठीक है, जियोड के नाम से जानते हैं। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक, पृथ्वी के समान आकार। हम आपको बता दें कि इस तरह से ऊबड़ खाबड़ ऐसे करके है। ठीक, जबकि इसको एक सर्किल मान लिया जाता है, ऐसे कि एक सर्किल के रूप में है, तो इसी को हम भूआब के नाम से जानते हैं। जो इस तरह से हमारी पृथ्वी थोड़ी सी अप एंड डाउन, कहीं पर चपटी, कहीं पर थोड़ा सा उभरी हुई है। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ना तो अधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु की उपस्थिति जो हमारे जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। इसमें बहुत सारी गैसेस जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर हम पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी का रंग हमें नीला दिखाई देता है। वो नीला इसलिए दिखाई देता है चूंकि पृथ्वी पर जो है 2/3 क्या है? पानी पाया जाता है, यानी लगभग 71% जल पाया जाता है पृथ्वी पर, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से हम जानते हैं। ठीक, चंद्रमा की बात करें तो हमारी पृथ्वी के समान केवल एक, हमारी पृथ्वी का जो मात्र केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है इसके व्यास। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह
से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें चंद्रमा बड़े आकार में दिखाई देता है। ठीक है, वहीं बात करें लगभग इसकी दूरी की तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं कि कितना दूर है। ठीक, वहीं पर यहाँ पर दो शब्द दिया गया है। एक उपग्रह है जो खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम जो है भौतिक ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है मानव निर्मित भी कुछ उपग्रह हैं जो पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और जिनसे हम क्या करते हैं, रॉकेट के माध्यम से इन्हें भेजा जाता है, बाद में इसी में इसके कक्ष में स्थापित कर दिया जाता है। और इसमें अगर बात करें उपग्रहों की तो बहुत सारे इनसेट, IRS, इडूसेट जैसे जो उपग्रह हैं हमारे अर्थ के ऑर्बिट्स में रन कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। कितने दिन का लेता है? 27 दिन का समय लेता है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर सकता है। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यह है। इसके बाद क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले जो है मैप के माध्यम से दिखाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो आपको अभी हमने बताया कि ये लाइन डिक्टो आपको कई बार कारण कथन में पूछ लिया जाता कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किसके भाग हैं, सूर्य के भाग हैं, तारे के भाग हैं, या फिर पृथ्वी के भाग हैं, या अन्य ग्रहों के। तो आपको पार्टिकुलर ग्रहों के भाग हैं ये। ठीक है, किनके? ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत से पहले विस्फोट से जो है ये अलग हुए हैं। अब बात करेंगे उल्का पिंड की। उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, पृथ्वी के जो के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने वाली हो जाती है और पृथ्वी के वायु के साथ घर्षण करके ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, इन्हीं गड्ढों को हम क्या कहते हैं ये आगे आपको बताते हैं। धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारे और खुले आकाश में एक साथ एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी को इस तरह देखा है? अगर समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है सफ़ेद चौड़ी पट्टी, यही पट्टी को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। इसका जो मिल्की वे नाम है। ठीक, हमारी सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। तो कई बार पूछा जाता है सौरमंडल किसका भाग है? तो सौरमंडल क्या है? आकाश मिल्की वे का, आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। क्या कही गई? बहती हुई नदी। किस तरह की नदी? प्रकाश से निर्मित नदी। ठीक, इसलिए आकाश की गंगा, इस पे हम आकाश की गंगा कहते हैं। आकाश गंगा करोड़ तारों, बादलों एवं गैसों की एक क्या है? प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, जिस तरह से सौरमंडल है उस तरह से सौरमंडल के साथ जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं के साथ
मिलकर ब्रह्मांड का, असंख्य आकाश गंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक भी अभी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह जान सकते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैं, उसके बाद ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम हैं, और हमारी पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाश गंगा का भाग है, आकाश गंगा जो है ब्रह्मांड का भाग है। तो सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक, इस तरह से आज का ये जो हमारा पहला जो चैप्टर्स है वो समाप्त हुआ। सही उत्तर 2-4 प्रश्न यहाँ दिए होते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न ऐसे बहुविकल्पी आपसे पूछे जाते हैं। आज के सेगमेंट में हमने पहला चैप्टर चर्चा किया सौरमंडल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आया